So as a young child, I saw so many young officers, so many degree course people, you know, almost about 300 officers in that complex. एक second term में एक camp होता है जिसको कहते हैं Camp Green On. Okay. For every course, second termers के लिए Camp Green On. That's the first camp that you do, which introduces you to military way of life. तो उन्होंने बोला कि वापस मत आना, अगर second आ रहे हो तो. अच्छा. भाग जाओ, लेकिन महाना मत. Well, that was the stake that was involved. ये मुझे समझ में आ गया था कि अब अगर कुछ करना है तो पैराशूट रेजिमेंट ही करना और कुछ नहीं करना है. ओके. तो ये एक मन में ठाना हुआ था कि करना है तो यही. और फिर वो मुझे याद आ गया कि अगर करना नहीं है तो वापस चले आना है. हम लोग की क्षमता हो गई दुश्मन से हथियार छीनने की, तो फिर दैट वेपन बिकेम योर ओन. दैट वाज योर प्राइज इन दोज डेज. श्रीलंकन आर्मी के अंडर था, मतलब उन्होंने उनको पकड़ा हुआ था, पहले से पकड़ा हुआ था. उन्होंने क्या कहते हैं, इन कैप्टिविटी साइनाइड खा लिया. क्योंकि अगर हमें रात में एम्बुश में बैठना है 4 दिन के लिए, तो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक अलग होना चाहिए. एक बच्चा 12-13 साल की उम्र में अपने माता पिता को छोड़कर एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू ऐसे कॉलेज में जाता है जहां हर स्टेट से सिर्फ एक ही बच्चा सेलेक्ट होता है, और इस कॉलेज का नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून. शॉर्ट में इसे RIMC भी बोलते हैं. और यहाँ के सारे बच्चे, जो 20 से 25 बच्चे होते हैं, वो सीधा NDA के लिए तैयारी करते हैं और लगभग 100% बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं. तो ये बच्चा भी वहाँ जब NDA में सेलेक्ट हो गया तो इसने 3 साल की ट्रेनिंग की. उसके बाद में 1 साल की ट्रेनिंग इन्होंने IMA में की, और वहाँ से इनको जो सिलेक्शन हुआ वो पैरा स्पेशल फोर्सेज की, और उसके बाद इनकी डायरेक्ट पोस्टिंग हुई श्रीलंका में एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट. श्रीलंका जहाँ बोला जाता है कि वो गुरिल्ला वारफेयर की नर्सरी थी, तो वहाँ इन्होंने करीब 2 साल तक LTT के अगेंस्ट में सारे नुएंसेस सीखे कि किस तरीके से मिलिटेंट से लड़ाई की जाती है, और वो सिखलाई इन्होंने फिर आके बाद में जम्मू एंड कश्मीर के ऑपरेशंस में यूज़ की अगेंस्ट द पाकिस्तानी टेररिस्ट. सो आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये सारा ट्रेनिंग RIMC से लेके, NDA से लेके, IMA से लेके, और बाद में फाइनली श्रीलंका में जो नर्सरी उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर की. लेट्स गो अहेड एंड स्पीक टू आवर टुडेज गेस्ट कर्नल यस सक्सेना. तो यस, एक्चुअली यू नो, कितना लंबा आपने जो है सर्विस किया आर्मी का. आपने RIMC से शुरू किया, फिर NDA, फिर IMA, और उसके बाद 33 इयर्स आर्मी में रेगुलर सर्विस की, उसके बाद और 4 साल. सो सब मिला के अराउंड, मतलब जस्ट शॉर्ट ऑफ हाफ सेंचुरी. करेक्ट. सो लॉन्ग इनिंग. दैट्स राइट. टू स्टार्ट विद, लेट मी नो दैट ये कहाँ से आया कि RIMC में ही जाना है. आई नो दैट योर डैड वाज ऑलरेडी इन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो कोई प्लानिंग थी या किस तरीके से बात बनी है? तो ऐसा था त्यागवीर, माय फादर इज was a DRDO scientist. He retired as a scientist G. Okay. And what happened was that his first assignment was in the College of Military Engineering, which is a huge category A training establishment. CAB, Pune. And he was teaching applied physics there. Okay. And he's basically a nuclear physicist. So his first assignment was there from 1970 onwards. So as a young child, I saw so many young officers, so many degree course people, you know, almost about 300 officers in that complex. Of course. कभी उनके साथ में स्क्वॉश खेल रहे हैं as a kid, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी सिनेमा में जा रहे हैं मूवी देखने के लिए. It was that campus life with a lot of olive green tinge in it. तो दिल में ये ख्वाहिश उसी समय से आ गई थी कि अगर कुछ करना है तो
फौज ही करना है और कुछ नहीं, और कुछ और नहीं करना है। और ये मैंने अपने आई हैड स्पोकन टू माय पेरेंट्स एंड टोल्ड देम एट दैट टाइम कि इवन जो आजकल ये स्लैम बुक्स बोलते हैं, तो वो स्लैम बुक्स में मैंने उस ज़माने में लिखा हुआ है इन द ईयर 1974-73 कि when I grow up I'll become an army officer. So that वो ख्वाहिश वहाँ से शुरू हुई। और रिगार्डिंग RIMC, जो कि मुझे पता चला जब मेरे फादर वहाँ से कैलकाटा पोस्ट हुए, और माय मदर्स नेव्यू हैड जॉइंड RIMC। माय मदर्स ब्रदर, दैट इज़ मेरे मामा जो थे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ़ौज में थे इन द पाइनियर कोर। तो उन्होंने अपने बेटे को RIMC में डाला था। तो वो एक फॉर्म लेके आई कि एक RIMC एक जगह है देहरादून में जहाँ पे हर स्टेट से एक बच्चा सेलेक्ट होता है और मेहनत करोगे तो हो जाएगा। सिर्फ एक ही बच्चा सेलेक्ट होता है? तो उस ज़माने में हम वेस्ट बंगाल से थे, तो वहाँ से सेलेक्ट हो गए। 1978 की बात है। हमने एज यंग किड्स, आई वॉज 11 years old, तो एग्जामिनेशन होता है अरिथमेटिक, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो वो क्लियर किया, और मतलब विद गॉड्स ग्रेस आई वॉज इन द मेरिट लिस्ट। मेडिकल भी हुआ था उस एट दैट यंग एज। आई स्टिल रिमेंबर ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल में मेडिकल हुआ था, हमारे फादर हमें लेके गए थे, और सिलेक्शन हो गया। एक बार सिलेक्शन हो गया, मेरिट लिस्ट आ गई, तो उसके बाद ऑन द 2nd of August 1978 I was privileged to join a batch of 21 cadets into the RIMC in Dehradun. It was a very rainy day, I still remember. My colleagues, those students who joined RIMC as cadets, a large number of us are from the armed forces. In fact, just only one person did not join the army, and he actually went to do IIT, and he's in the ONGC. So that is the background that I have of RIMC. Fantastic, fantastic. But the 5 years, of course, was my foundation for the services. True. If you go back to that, yes, those 5 years of yours is a child, मतलब 7th class to 11th class is a very nascent stage of learning. कुछ शरारतें याद है कुछ उस टाइम की? दो आई नो कि आप स्टूडियस रहे होगे तभी उसमें इतना मार्क बना, बट फिर भी कुछ से यादें होंगी उसकी छोटी मोटी? ऐसी तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, एक दो जो मेरे साथ के जो कलीग्स हैं मुझे छोड़ेंगे नहीं इसके बाद अगर मैं अगर इन सब चीज़ों के बारे में बताऊं। लेकिन कुछ है ऐसी कि वी हैड अ रूटीन इन विच वी वर नॉट परमिटेड टू गो आउट ऑफ द 4 walls ऑफ RIMC beyond the day that holiday was allowed. So only Sundays we were allowed to go out, and some Sundays we were gated, so we were not allowed. लेकिन बस एक चैलेंज आ गया कि पूरी क्लास ने बोला कि चलो लेट्स गो एंड वॉच अ फिल्म आउटसाइड। तो हम लोग गए उस ज़माने में पिक्चर देखने, और शहर में पिक्चर देखी, देहरादून शहर में, बिना परमिशन के, और रात में वापस आए तो लो एंड बिहोल्ड हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे उस ज़माने के, बड़ी खराट वो ऑफिसर थे, तो गेट पे खड़े हुए थे, उन्होंने सबको पकड़ लिया और ज़बरदस्त पनिशमेंट हुई हमारी। लेकिन जो काम था वो हमने इकट्ठे किया, तो उन्होंने पूछा भी कि ये किसकी शरारत, किसकी इनिशिएटिव थी, तो किसी ने नहीं बोला। और दैट वाज द कोर्स स्पिरिट एंड द कैमराडरी दैट वी हैड, क्लास स्पिरिट, दैट वाज द टीम स्पिरिट। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस तरीके के बहुत सारे वाक़ये हैं जो कि जिन्होंने हमें एक ब्रदरहुड सिखाया। आई नो ब्रदरहुड, एट टाइम्स लीडरशिप, कि हम लोग हाइक्स पे जाते, ट्रैक्स पे जाते थे, तो सबको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी। एंड दिस आई एम टॉकिंग ऑफ राइट फ्रॉम द क्लास 7 स्टेज, दिस थिंग। तो कोई हाइक लीडर है, कोई हाइक क्वार्टर मास्टर है, who was looking after logistics, कोई ट्रांसपोर्ट देख रहा है, कोई किचन देख रहा है, कोई पानी ला रहा है। तो these were the responsibilities that we got. Very early stage you learn the leadership. बिल्कुल। तो I mean we have done hikes like from Dehradun to Kalsi, Dehradun to Chakrata, Valley of Flower hike, तो वो सब किया हमने। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी।
जो कि आम फौजी लाइफ में बहुत मदद की है उसने। दैट सो आई ऑलवेज से दैट दिस वाज द फाउंडेशन ब्लॉक। एक और बहुत अच्छी चीज़ जो हमें आरएएमसी ने सिखाई कि हर सुबह असेंबली में हम लोग को न्यूज़ बोलनी होती थी। तो इनवेरिएबली एक आदत डाल दी कि सुबह ख़बर सुननी है। ऑल इंडिया रेडियो उस समय होता था, तो ऑल इंडिया रेडियो की खबर सुनते थे 8 बजे की, और पौने 8 से 8:15 तक आती थी। और न्यूज़पेपर हम सब लेते थे, इवन एट द एज एट द यंग एज ऑफ 12। तो वी बिकेम वेरी वर्ल्डली वाइज इन टर्म्स ऑफ जनरल नॉलेज। वो एक जहन में आ गया, वो आज भी छूटता नहीं है, नहीं छूटता है। वो एक ऐसी चीज़ थी जो साथ में रही, तो जिसने आगे भी बहुत मदद की। आई मीन व्हेन वी वर बिकेम स्लाइटली एल्डर एंड सीनियर, गेटिंग टू नो एरिया स्टडीज़, जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रैटेजी, उसमें बहुत बहुत काम में आती है अगर आपको बिल्डिंग ब्लॉक आपका जो है वो अवेयर्ड है काफ़ी, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी बिग asset. I mean, I played all the games in RAMC, and सारे गेम, चाहे वो रैकेट गेम्स हो वहीं पे सीखे, स्क्वॉश सीखा, टेनिस सीखा। टेनिस मैं आज भी खेलता हूँ इन द मॉर्निंग। और उसके अलावा आई वाज द वाइस कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम। आई प्लेड फुटबॉल, राइट आउट। आई प्लेड हॉकी, अगेन राइट आउट। आई वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर, तो हाफ मैराथन्स एंड मैराथन्स दौड़ी हैं आरएएमसी में। 5,000 10,000 मीटर्स दौड़े हैं। तो those were the things that gave you, it built up a lot of your endurance, your stamina, and a willpower. Of course, that was the thing. This Suyesh was with you? Yeah. So Brigadier Suyesh Sharma is like my buddy, and we started school together. हम दोनों के जब 2nd of August 1978 जब हमने स्कूल ज्वाइन किया है, तो उसके फादर और हमारे फादर दोनों इकट्ठे आए थे। वी ट्रैवल्ड इन द सेम, आई वुड से दैट, शक्तिमान from Dehradun railway station to RAMC. Okay. And he continues to be a great friend. He is in the Corps of Signals, and just retired and finished his re-employment and settled in Indore. And we are a family, basically. I know. Being That's from the Corps of Signals, so I can appreciate that. That's right. Absolutely. We served together. Correct. That's fantastic. So I think the natural transition of this RAMC cadets, basically it is the breeding ground for the NDA. Correct. Isn't it? That's right. So how that happened thereafter? Means in the first attempt you made it to the NDA? हाँ, I was actually उस ज़माने में 5 पेपर्स होते थे NDA के. It was Maths 1, Maths 2, GK 1, GK 2 and English. 5 पेपर्स होते थे जो UPSC कंडक्ट करती थी. तो देहरादून वॉज नॉट अ सेंटर बिकॉज उस ज़माने में उत्तराखंड स्टेट था नहीं. तो वी वर सपोज टू गो टू लखनऊ टू अपीयर इन द एग्ज़ाम. तो वहाँ पे हमने ये एक तो तैयारी पूरी करीब तकरीबन 8-9 महीने की तैयारी हम लोग ने की है इस एग्ज़ाम के लिए. एंड ऑल ऑफ अस, इट वाज अ बैच ऑफ 15 cadets at that time when we were passing out. So all 15 of us cleared the exam. And 14 of us joined, of course. And one, as I told you, did not join. A great friend of mine, of course. Okay. And he went to do IIT, and then he joined the ONGC. He's still he's at a very senior executive director post in ONGC. And all of us joined the Fauj. So that is the thing. Though you had a foundation of a military life, being a Rimkolian, which we call it. NDA में जब गए तो did you find any adjustment problem? देखिए, हम लोग 1983 में जुलाई में NDA चले गए थे. और NDA में we were 300, roughly about 300 cadets who joined from diverse background. There were people who were from RAMC, there were people who were from Sainik schools, from military schools, and also from the civil, of course, absolute civil background. Some of them who had their parents or someone in the army, but a lot of them with no Fauji background as such. It did not take us time to gel with the entire
कोर्स, एक बार आप एक कोर्स में आ गए तो वो कोर्स स्पिरिट आपको खींच के ले जाती है एट वॉट एवर स्टेज यू आर इन. So of course it RAMC's 5 years helped us in our basically our endurance, willpower. हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी कि नहीं यार ये बहुत हो गया अब चलें कुछ और देखें बाहर, ऐसा कुछ लगा नहीं. और एक उस ज़माने में क्या हुआ था कि NDA में फर्स्ट टर्म जो था वो घोरपुड़ी में होता था, अलग से एक फर्स्ट टर्म का अलग से एक एस्टैब्लिशमेंट बनाया था. करेक्ट. तो वो फर्स्ट टर्म ने हमें एक कोर्स स्पिरिट बहुत ज़बरदस्त खींच दी, क्योंकि वी ऑल स्टेड टुगेदर, सारे इकट्ठा 6 महीने हम इकट्ठे रहे. तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए और वो जो जानकारी थी वो बढ़ती चली गई और अब वो तब्दील हो गई फौज में इन वेरियस ऑपरेशंस एंड बियॉन्ड. तो एनडीए की कुछ ऐसी जो कुछ सिचुएशंस और जहां आपको आज तक नहीं भूलते, अरे यार क्या मतलब कोई पनिशमेंट ऐसा खाया हो या किसी को दिया हो या कुछ ऐसी बहुत सारी कहानियां हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी हैं ऐसी. और एक दो बताओ. जी हाँ. तो एनडीए में एक सेकेंड टर्म में एक कैंप होता है जिसको कहते हैं कैंप ग्रीन ऑन. ओके. फॉर एवरी कोर्स सेकेंड टर्मर्स के लिए कैंप ग्रीन ऑन, दैट इज द फर्स्ट कैंप दैट यू डू विच इंट्रोड्यूसेस यू टू मिलिट्री वे ऑफ लाइफ. इज इट? तो यू डू एंड्योरेंस, ओके, you do map reading, you do you establish a camp, and you do patrolling. All this is done in Camp Greenhorn. okay, So I had joined Echo Squadron, okay, and Echo Squadron is known for its physical fitness. I know. तो हमें हमारे जो सीनियर्स थे हमारे सीनियर 66 कोर्स के थे, हम 70th कोर्स के हैं. तो जो 6 टर्मर्स उन्होंने बोला कि वापस मत आना, अगर सेकंड आ रहे हो तो अच्छा भाग जाओ, लेकिन महाना मत. मतलब दैट वाज द स्टेक दैट वाज इन्वॉल्व्ड. तो शुरू से तैयारी से लेके एग्जीक्यूशन तक, और वापस में एक जोश रन होता है जिसमें आप अपना पूरा सामान लेके दौड़ते हैं. तो हम लोग सब जो थे बस एक ही एम था इन लाइफ कि फर्स्ट आना, नहीं तो भाग जाना है. और अगर कोई बीमार पड़ गया बीच में या कोई किसी को चोट लग गई तो उसको उठा के लाना है. कोई सवाल नहीं उठता कि पीछे आ जाना, क्योंकि पीछे अगर आएंगे तो नेगेटिव पॉइंट्स आ जाएंगे. और कितने दिन का कैंप होता है ये? 4 दिन का. ओके. 5 दिन का कैंप था. और एंड एट एवरी गिवन टाइम आर जो हमारे इंस्ट्रक्टर जो फैकल्टी होती है, दे कीप वॉचिंग यू and they know exactly what you are doing and they check you. तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी कलीग्स जो हमारे कोर्समेट्स थे हमारे स्क्वाड्रन के, हमने जी जान का जोर लगाया और हम फर्स्ट आए उसमें. तो वो एक ऐसा वाकया है जो मेरे जहन में आज तक है कि अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग में से कोई बहुत ही ज़बरदस्त अल्फा मेल हो कि मतलब वेट्स करता हो या बिल्कुल बहुत जबरदस्त दिखने वाला हो, बट सब में एक जिसे कहते हैं कि एक किलिंग इंस्टिंक्ट, दृढ़ निश्चय था दैट वी हैव टू डू इट. हाँ. और वो एक स्पिरिट थी जो हमने सीखी एनडीए से. वो आई थिंक पूरी जिंदगी ये रही कि अगर ये एम दिया हुआ है, करना है तो ये करना है, तो इसके पीछे नहीं आना. उस टाइम के कुछ यू वुड लाइक टू रिकॉल कौन कौन ऐसे महारथी थे हमारे उसमें? अरे हमारे बहुत शेर लोग हुए हैं कोर्समेट्स. एक लेटर ऑन ही बिकेम अ ब्रिगेडियर सुधांशु शंकर मिश्रा. ओके. ही वाज फ्रॉम सैनिक स्कूल तिलैया. ओके. एंड अगेन अ वेरी गुड फ्रेंड इवन टुडे. वी आर नेबर्स एट द मोमेंट. ओके. तो वो हमारे साथ में थे. एक कर्नल बीके सिंह हुआ करते थे. फिर एक ब्रिगेडियर विनेश राणा ऑर्डिनेंस के थे. ओके. वो हमारे साथ थे. एक नेवी के कमांडर कुलदीपक मित्तल जो बाद में हमारे सीएसएम थे, हमारे कंपनी दैट इज कैडेट सार्जेंट मेजर थे. ओके. वो फिर एक विंग कमांडर जगन मोहन. मतलब they were from diverse, we were from all from diverse background, aiming for a diverse this thing, but in NDA we were all course-mates. I know, of course. You know, that's the beauty, you know, and each one of us, I mean, there's one Vice Admiral Luthra who's retired as a Vice Admiral. He was in fact in my own division, and each one of them, even today, they are like, you know,
वी आर लाइक ब्लड ब्रदर्स, आई नो बिकॉज वो आपने 3 कैंप कर लिए इकट्ठे, और सारी एनडीए में वही कहते हैं कि दो इट इज अ academy which makes you do a bachelor's course affiliated through JNU, but that is just one part of NDA. आई नो That academics is just one part of it. The balance of it is the 70% of it. 30% is only this academic JNU degree which we do, because naturally we all had to be graduates. But उसके अलावा चाहे आपकी मैप रीडिंग एक्सरसाइजेज हो रही हैं, चाहे इंट्रोडक्शन टू सर्विस सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, कैंप्स हो रहे हैं, यू नो क्रॉस एफिलिएशन होता है, यू गोइंग टू द नेवल शिप्स, यू गोइंग टू एयरफोर्स स्टेशंस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक तो एनडीए ने का जो एम जो था वो था इंटर सर्विसेज ऑपरेबिलिटी, इंटर ऑपरेबिलिटी, यस, और दैट इंटर सर्विसेज बोनहोमी जो है, ब्रदरहुड है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लड़ाई हर फोर्स मिल के लड़ती है, पूरा देश लड़ता है। तो वो जो सीड है वो पहले हमें आरएमसी ने सिखाया, और उससे ज़्यादा हमें एनडीए ने सिखाया, और अब वो ही जॉइंटनेस आज इम्प्लीमेंट हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जो आज हम आईडीएस की बात करते हैं, सीडीएस की बात करते हैं, ये हमारे जहन में है कि जो एयरफोर्स और नेवी के हमारे साथी हैं वो कोई अलग थोड़ी ना है, वी आर ऑल वर्किंग फॉर द सेम कॉज, यू नो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ जो एनडीए ने सिखाई वो हमें हमेशा आगे लेके गई, एंड एज लक वुड हैव इट, बहुत मौका मिला इंटर सर्विसेज एनवायरनमेंट में रहने का और ऑपरेट करने का लड़ाई में। तो यस, एक चीज़ बताओ, ये जो स्पेशल फोर्सेज वाला जो एक कीड़ा होता है ना, ये कहाँ लगा? एनडीए में लगा या आगे जाके लगा? ये मेरे जब हमने आईएमए ज्वाइन किया 1986 में, तो मुझे मौका मिला एक एंड ऑफ द टर्म एक क्या कहते हैं, एडवेंचर एक्टिविटी होती है। इट इज़ टर्म्ड एज एन एडवेंचर एक्टिविटी, बट इट बिकेम अ मोटिवेशनल एक्टिविटी। तो मैंने कसिनो कंपनी ज्वाइन किया था, और वहाँ से मुझे मौका मिला पैरा जंप कोर्स करने का। ओके, वहाँ से मौका मिला, और हमने वी वर अ फ्यू जेंटलमैन कैडेट्स स्पेशली सिलेक्टेड टू go and do a course in establishment, a para training school, और वहाँ पे हमने जब जंप किए तो उसके बाद ये मुझे समझ में आ गया था कि अब अगर कुछ करना है तो पैराशूट रेजिमेंट ही करना और कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये दैट वाज माय मोटिवेशन, एंड वहाँ पे मुझे जो इंस्ट्रक्टर्स मिले उन्होंने हमें मोटिवेट किया, और एकेडमी में भी उस ज़माने में हमारे जो बटालियन कमांडर थे भगत बटालियन में, एक कर्नल चोपड़ा होते थे, ओके, जो 7 पैरा के थे, ओके, उन्होंने मोटिवेट किया। तो कुल मिला के बाय द टाइम मेरे चॉइस ऑफ आर्म्स देने की बारी आई, तो आई हैड डिसाइडेड दैट आई विल जॉइन द पैराशूट रेजिमेंट, दैट इज़ द थिंग। और एज आप सुपर ब्लॉक में थे? नहीं, मैं सेकंड ब्लॉक में था। अच्छा, सेकंड, मैं सेकंड ब्लॉक में था, लेकिन मुझे अपनी चॉइस मिली। ओके, और प्राइमरली क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि जो प्लेटून कमांडर्स हैं, हमारे जो डीएसएस होते हैं, डायरेक्टिंग स्टाफ, वो अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। करेक्ट। आई वाज अ कंपनी सार्जेंट मेजर, ही फाउंड दैट आई वाज रिस्पॉन्सिबल इनफ। और जो कैंप्स वहाँ पे होते हैं आईएमए में, जिस तरीके से एनडीए में कैंप होते हैं, आईएमए में भी कैंप होते हैं, तो चाहे वो कैंप ये हमारा भद्राज था एक कैंप, जो कि ज़बरदस्त कैंप होता था, गोल्डन ड्रिंक होती थी। आई नो। तो वो सारे कैंप्स में उन्होंने हमें देखा, एंड ही थॉट दैट आई मस्ट जॉइन फिट फॉर पैरा। हाँ, फॉर द पैराज। उस जमाने में इसको स्पेशल फोर्स नहीं कहते थे। आई नो। तो पैराशूट रेजिमेंट थी, तो पैराशूट रेजिमेंट में हमें आई गॉट कमीशन्ड, एंड इनफैक्ट यस, लेट मी कन्फेस यू कि बहुत दिनों के बाद किसी से बात करते हुए अपने कोर्समेट में पता लग रहा है कि वो कैजुअलिटी नहीं हुआ। आई वाज अ कैजुअलिटी। करेक्ट। आई ऑप्टेड फॉर ईएमई एंड गॉट सिग्नल्स। करेक्ट। वन ऑफ माई अनदर कोर्समेट, जो हम एसएसबी में साथ साथ थे, ही ऑप्टेड फॉर सिग्नल्स बट गॉट ईएमई। ओके। डायगोनली अपोजिट। या ठीक है ना।
तो दैट इज मतलब आईएमए में यदि ये हो जाए कि आपने जो मांगा वो जी मिल हाँ। जाए तो बहुत बड़ी बात और मैं सुपर ब्लॉक में नहीं था, सो ये भी नहीं कहना चाहिए कि मतलब आई डिजर्व माय चॉइस, हाँ। बट आई वाज वेरी लकी बाय आई थिंक आई owe it to my platoon commander. I still remember his name, Captain Patil अच्छा of Assam Regiment. ओके And उन्होंने मुझे मतलब मेरा नाम दिया कि ऑफिसर शुड गो. मैं कोहिमा में, हम तो मतलब सेकंड टर्म में कोहिमा में थे, ओके फर्स्ट टर्म में मैक्टिला में थे, ओके, सेकंड टर्म में हमें मिक्स किया जाता है ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट्स राइट, बिल्कुल तो वहाँ हमारा इंटरेक्शन शायद नहीं हुआ आपका हमारा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बट होना था फिर। जी हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली। और एक बार फौज में कमीशन हो गए तो उसके बाद हमारा आईएमए की कोई ऐसी इंसिडेंट या मतलब जो अभी भी दिल से लगी हुई हो, क्योंकि एनडीए वाले मैंने देखा ना वहाँ बहुत सारी हरकतें करते जाते। जी हाँ जी हाँ, एक्चुअली आईएमए का टाइम बहुत शॉर्ट होता I है know. एज कंपेयर टू एनडीए, लेकिन मैं आपको एक बड़ा एकेडमिक सा एक्सपीरियंस बताऊंगा जो कि आज की जनरेशन को शायद पता ना हो। बताइए। जिंदगी में सबसे पहली बार मैंने कंप्यूटर आईएमए में देखा था, हाँ 1986 की बात कह रहा हूँ। पहला कंप्यूटर आया और उसको कंप्यूटर को ऐसा रखा हुआ था जैसे कोई बिल्कुल दूर से देखो, पास में बताओ, और चप्पल उतार के या जूता उतार के जाओ, और इट हैज टू बी लाइक अ ऑपरेशन थिएटर। तो लोगों ने बोला कि ये एक आईटी लैब होती थी उस जमाने में, और वो भी 286, आई थिंक इवन वर्स देन दैट, लेकिन पहला कंप्यूटर। तो मतलब बड़ा जिज्ञासा हुई कि देख के आते। तो आईएमए में आई वाज, वहाँ क्लब्स होते हैं, आई नो, तो आई वाज इन द जर्नलिज्म क्लब इन दैट इन आईएमए। ओके, तो I was doing the editorial for the IMA magazine. ओके, तो किसी ने बोला, वही मेन जो ब्लॉक था चेटवुड हॉल, बोला कि ये कंप्यूटर रखा हुआ है, चलो देखते हैं। तो हम गए देखने के लिए कंप्यूटर क्या होता है। तो उसने, जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने समझाया कि ऐसे होता है, और बड़ा रूडिमेंट्री सा था। उस जमाने में स्पूल्स होते थे जिसपे इंफॉर्मेशन जाती थी, Correct. you know, that is the thing, magnetic spools. So those were the thing, that was an experience which even today I feel कि because I saw that, I knew okay, there is something which is going to make the next generation, change the generation. उस जमाने में that was one. And of course as a company sergeant major, there was a lot of responsibility in the company. You're looking after about 150 cadets, first, second and third term, and there were times when one had to take a stand for your own course mates or for your company. So one took those stands. And एक बार तो हमारे यही सेम जो डिविजनल ऑफिसर जिन्होंने हमें रेकमेंड किया था पैराशूट रेजिमेंट के लिए, तो उन्होंने बोल दिया कि यू आर नॉट फिट इनफ टू बिकम अ कंपनी सर्जेंट मेजर। तो आई सेड, हियर इज माय बैंड, यू टेक इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग योर कंपनी सर्जेंट मेजर, बट आई विल नॉट गिव यू द इन्फॉर्मेशन व्हाट यू वांट। ओके, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, he wanted, no, there was something that happened, so he wanted me to speak, basically to जैसे चुगली करने की बात थी। हमने बोला हम नहीं, ये सब काम हम नहीं करेंगे। एक बार अगर कोर्समेट है तो आई विल नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट माय कोर्समेट। तो लेकिन फिर देन ही 2 दिन बाद ही realized and he came and he said, no, you continue. तो एक्चुअली मैं, अगर कोर्समेट से आप पूछे तो उनको पता है, सबको पता है ये इस वाकये के बारे में। उनको और कोई सुटेबल मिला ही नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट इट जस्ट हैपेंड दैट एक्चुअली क्या था कि हमें एक कहीं पे जाना था बाहर, तो क्या जा रहे थे, तो एज अ कोर्स, तो सम कैडेट्स वेंट समवेयर एल्स, जो हमारे कोर्समेट्स थे, तो कहीं घूमने घामने चले गए। तो वापस आए, हमने रिपोर्ट दे दी कि भाई साहब आ गए, लेकिन नहीं आए थे। तो इट वाज अ रॉन्ग रिपोर्ट, गलती हमारी है, लेकिन अब कौन कौन नहीं आए हैं उसकी रिपोर्ट देनी थी, क्योंकि अगर हम दे देते तो हमारे कोर्समेट्स रेलीगेट हो गए होते या उनको पनिशमेंट मिल गई होती। तो हमने नहीं दी। दैट इज दी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली उस समय हम सोचते नहीं है, लेकिन बाद में जब when you are a platoon commander, a company commander or a battalion commander, you realize that this is one of the most important things that wins you with your men. Yes. ये गलती सबसे होती है, सपोर्ट, लेकिन गलती
के लिए अगर आपका कमांडर हैज गॉट अ वाइड शोल्डर, यस, he can hug you and मेरी tell, रैंक चाहिए वही ले लो, लेकिन मैं अपने बंदों को if he can hug you and tell you कि don't worry son, it's okay, अगली बार मत करना, that is good enough, you know. So that is what I learned from from my company sergeant major days in IMA actually, कि वो responsibility के साथ में you also have to show your camaraderie. तो वो क्षमता टू एक्सेप्ट मिस्टेक्स फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम इनडिसिप्लिन नहीं कहेंगे. दैट यू नो यू आर डूइंग टू हेल्प समवन. आफ्टर ऑल अगर आपका बेटा कुछ गलती करता है तो आप उसको घर से थोड़ा निकालते हो. करेक्ट. इट इज द सेम सेंटिमेंट दैट यू हैव, यू नो, दैट्स द. सो आपका मिशन हो गए जी, आपकी चॉइस की. जी बिल्कुल. आर्म्स और सर्विसेज जो भी है मिल गया. जी. उसके बाद पैरा में तो उसका फिर पैरा प्रोविशन होता है. जी हाँ. एंड जो मैंने स्टोरी सुनी है कि जब आप वहाँ जाते हैं तो आपका जो नमूना बनता है वो अलग ही चीज़ होती है. वो एक्सपीरियंस बताओ, लोग बहुत उसको सुनना चाहते हैं. मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरे पास कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं अगर कहूं कि बिकॉज आई एम अ पैरा कमांडो सो आई एम एक्सेप्शनली अदारा सिंह. You know, I was a very average soldier, and but willpower strong था. I would say that वही चाहिए. हाँ, willpower was very strong. स्पेशल फोर्सेज में वही चाहिए. जी हाँ. तो अगर मतलब कोई टास्क मिलता था, क्योंकि the probation is 90 days. Yes. और ये प्रोबेशन काफ़ी मुश्किलात में हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि 1987 में ऑप ट्राइडेंट चल रहा था. हाँ. You know, Operation Trident was towards the northern borders. Yes. Northern area, and पलटन पूरी उसमें लगी हुई थी. तो बड़ी मुश्किलात में प्रोबेशन हुआ है. लेकिन द थिंग वाज कि ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे प्रोबेशन में नज़र नहीं आई. प्राइमरली बिकॉज एक मन में ठाना हुआ था कि करना है तो यही, और फिर वो मुझे याद आ गया कि अगर करना नहीं है तो वापस चले आना है. भारतीय सेना में नहीं, फिर वापस ही जाना है. अच्छा. तो यही एटीट्यूड होता है तभी कर पाते हैं आप. जी हाँ बिल्कुल. तो चाहे उसमें जो स्ट्रेस वीक्स होते थे हमारे, जिसमें मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस को एक इंतहा तक पहुंचा देते हैं. एक तो ऐसा इवेंट बताओ कुछ ऐसा कि जैसे आपने एक 40 किलोमीटर स्पीड मार्च होता है. ओके. जो करना होता है ऑन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में विथ अबाउट 19.5 kgs ऑफ वेट. ओके. एंड उस पूरे एक्सरसाइज करने के बाद आप आते हो और आपका रिटन टेस्ट होता है. ओके. टैक्टिक्स का. ओके. जैसे ही आप रिटन टेस्ट कंप्लीट करते हो, एंड दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट टाइम. ओके. फिर आप फायरिंग करते हो. ओके. जैसे फायरिंग कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपकी स्विमिंग शुरू होती है. Okay. उसी अटायर में. ओके. आपने जो भी पहना हुआ है कॉम्बैट ड्रेस. जी हाँ. विद वेपन वो कंप्लीट किया. ऑब्स्टिकल कोर्स शुरू हो जाता है. ओके. पूरा आपने ऑब्स्टिकल किया. उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है. सो ये पूरे दिन की एक्टिविटी होती है. जी हाँ. एक बार एक बार दिन में होती है, एक बार रात में होती है. अच्छा. तो दोनों ही टाइम पे आपको ये करना. ये एक स्ट्रेस वीक है. ओके. इसमें आपको और भी सारी चीज़ें करनी होती हैं. ओके. जैसे जो आपका फियर है, जो भी मोस्ट फियरफुल चीज़ आप समझ सकते हैं, उससे गुजरना पड़ता है. वेदर इट इज स्नेक्स, वेदर इट इज पॉइजनस इंसेक्ट्स, और मूविंग थ्रू शेयर आई मीन जो आप नॉर्मल एक आदमी नहीं कर पाता है. गोइंग थ्रू अ मैन होल, गोइंग थ्रू एब्सोल्यूट मक, दोज थिंग्स. तो उससे जो आपके अंदर जो फियर होता है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है. लिमिटिंग बिलीफ्स खत्म हो जाती है. जी हाँ. अब जैसे बहुत सारे लोगों को एक वो होता है कि स्पेशली कोई अगर वेजिटेरियन है कि मैं जानवर को काटूंगा नहीं. तो ये हमारे यहाँ एक ड्रिल थी. अच्छा. कि आपको बकरा काटना पड़ेगा. आपको
स्केलिंग करनी पड़ेगी फिश की, ओह, यू नो, जिससे कि चाहे आपने घर में ना किया हो लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका लड़ाई में आपको मिलेगा। हाँ, तो ये सारे फियर्स आपके निकल जाते हैं। सो दैट व्हेन यू सी ब्लड ऑन योर कलीग, हाँ, यू डोंट से कि मुझे तो घृणा लग रही है, हाँ, मैं नहीं करूँगा। मैं नहीं करूंगा। और इफ यू सी अ गट ऑफ अ सोल्जर ऑफ योर्स कमिंग आउट, तो आप बोले नहीं ये तो मैं नहीं करूंगा, ये तो सिर्फ डॉक्टर ही करेगा। जैसे एक डॉक्टर है या एक आपका नर्सिंग असिस्टेंट है, वो कंटिन्यूसली बॉडी पार्ट्स को डील करता है करेक्ट, इन एंड आउट, तो उससे वो एक घृणा खत्म हो जाती है। करेक्ट। लेकिन एक नॉर्मल आदमी है वो देख नहीं पाता है। तो आपने टीवी पे भी देखा होगा कि लोग उसमें लिख देते हैं दे आर ऑब्जेक्शनेबल व्यूज, यू नो, डिस्क्रिशन शुड बी ऑब्जर्व्ड, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। करेक्ट, करेक्ट। तो वो अब हमारे जहन से ये ट्रेनिंग के बाद निकल गया है। हाँ, तो we were basically probated for the 90 days to get over all our basic fears, जो कि एक आम सोल्जर या एक आम आदमी होते हैं। हाँ, यू नो, दैट्स दिस थिंग। आई मीन, अगर आपको मैनहोल के बीच में से गुजार रहे हैं, जो आपको पता है कि यू हैव टू गो थ्रू दैट स्लश दैट इज देयर, एब्सोल्यूट मक, सो इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग, यू नो, दैट्स द थिंग, बट यू डू इट क्योंकि आपको पता नहीं कब जरूरत पड़ जाएगी। Absolutely. That's ड्यूरिंग द वार टाइम कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, जब आप एनिमी एरियाज में हो, आपको Correct. निकल के भागना है, कुछ करना है, तो देन यू हैव टू यूज एनी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड then various in the probation Contingencies. in the probation various skills are taught to you, which probably you are not honed on so well while you are in the academy. ओके, तो it is like weapon training. तो वेपन ट्रेनिंग आपको अपने वेपन्स के ऊपर तो माहिरता हासिल करनी है, लेकिन जो आपके एडवर्सरीज हैं उनके वेपन्स के ऊपर भी माहिरता हासिल करनी है। You know, you have क्योंकि to- हो सकता है कि you सिचुएशन might have ऐसी to हो कि use आप- their- हाँ, अब suppose I mean I am used to, in those days SLR was the basic weapon, correct. 7.62 SLR Yes. and carbine, Yeah. and the Pakis still had had a AK-47. no, they had a G1, जियो, so the that weapon I need to know, या how to use it. Apart from that, there are many other things in weaponry, कि अगर आप ऐसे जगह पे हैं और आपको मान लीजिए एक वेपन की फायरिंग पिन को चेंज करना है, तो आई एज अ सोल्जर शुड बी एबल टू डू इट rather than wait for an armorer to come and do it. Yeah. Changing of this thing, basic जो working on the weapons is concerned. और मतलब बेसिक्स तो आपको सिखाते हैं एकेडमी में, लेकिन उसके बियॉन्ड दैट I need to know. So that all Part of the is part of probation. Weaponry हो गई, उसके अलावा working with explosives is something which is again inherent part of it, because आम भारतीय सेना में explosives पे working सिर्फ the Corps of Engineers does, and थोड़ा सा the ordnance also does it for unexploded rounds in ranges and wherever this thing, and अगर destroy करना हो. So here we had to do we had to create charges, कि अगर आप असॉल्ट में जा रहे हैं, आपको असॉल्ट चार्ज बनाना है, आपको बैंगलोर टॉर्पेडो का एक वर्जन अपना बनाना है, या मोलोटोव कॉकटेल बनाना है, तो वो आपको आना चाहिए। दैट्स ये आपने जो बात की ना वेपन्स की, कि जैसे हमारे पास तो 7.62 थे उस टाइम में जब आपने ज्वाइन किया। बिल्कुल। तो आपने बोला एडवर्सरी के वेपन्स पे भी हमें प्रैक्टिस आना चाहिए और चलाना। तो वो क्या वेपन्स अवेलेबल होते हैं? हाँ, वो एक्चुअली उस ज़माने में क्या थे, जो कैप्चर्ड वेपन्स होते थे, ओके, दे यूज्ड टू बी गिवन टू अस। ओके, एंड फिर उसके बाद जब हम लोग की क्षमता हो गई दुश्मन से हथियार छीनने की, तो फिर दैट वेपन बिकेम योर ओन, दैट वाज योर प्राइज इन दोज डेज। ओके, तो दैट actually distinguished a person, okay, he's captured a weapon, so he's wielding that weapon. स्पेशल फोर्सेस विद स्पेशल वेपन। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि 87 का समय था जब सबके पास 7.62 SLR। आई नो। तो उस ज़माने में हमने एक मॉडिफिकेशन किया, कि अगर हमें ऑटोमेटिक करना है तो वी लोकली मॉडिफाइड weapon to fire automatic. That's the this thing.
सो एक 1A के बाद एक 1C का वर्जन आया 7.62 SLR में, जिसमें यू कुड फायर मल्टीपल शॉट्स विथ वन ट्रिगर. So, yes, this after your profession, ये कहाँ मतलब इधर अपना इंडिया में, इधर अपने JNK एरिया में कहाँ है, किस यूनिट के साथ में हुआ. यूनिट के साथ? यूनिट के साथ में हुआ. कहाँ था? और जनरल वो यूनिट जहाँ पे थी वहीं पे था. और इट इज़ बेसिकली apart from the skilling, Okay. it is also getting attuned to the troops that are going to be around you. Okay. So both, that's why probation is always done in the battalion. तो मरूनिंग कब हुई फिर? मरूनिंग वही 1988 में हुई. ओके. मरूनिंग. और मतलब प्रोबेशन थोड़ा लंबा चलता है. ओके. और क्योंकि लड़ाई का माहौल था तो प्रोबेशन और लंबा चला. ओके. और अगर मैं सच कहूँ तो लोग भूल गए थे कि हम प्रोबेशन पे हैं. क्योंकि लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई चलती रही. तो लड़ाई आप बात कर रहे हो ऑपवन की? ऑपवन, दैट्स राइट. तो इन द मिडल फिर हम निकल गए क्या कहते हैं ऑपवन में. ओके. ड्यूरिंग द प्रोबेशन ओनली? या दैट्स द एक्चुअली देयर वर वेरियस फेजेस. ओके. तो व्हाइल दिस थिंग वाज देयर द बटालियन मूव्ड एंड उसी बीच में मरूनिंग हो गया? मरूनिंग श्रीलंका में जाके हुई है. श्रीलंका में जाके हुई. मेरी मरूनिंग जो है वो ववुनिया में हुई थी. ववुनिया में हुई? जी हाँ. और so I after my marooning I worked with him as an IO and उस ज़माने में एक अपॉइंटमेंट अभी भी होता है शायद इंटेलिजेंस ऑफिसर along with the CO. he moves around with the CO. तो कुछ दिन उसके लिए एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे और उसके बाद देन वन बिकेम अ ट्रूप लीडर. यस. जब हम ऑपवन की बात करते हैं IPKF ऑपरेशंस की, तो वो एक ऐसा ऑपरेशन था जहां हिंदुस्तान आर्मी ने मैक्सिमम कैजुअल्टीज सफ़र की, और वो भी एक थर्ड कंट्री के लिए, श्रीलंकन्स के लिए. और वो एक हिंदुस्तान की आर्मी के लिए एक नर्सरी भी हुआ कि गुरिल्ला वारफेयर कैसे होना चाहिए. एंड यू हैव बीन ऑल अलोंग इन दैट वारफेयर. आई थिंक वो 86 से लेके 89 तक चला, रफली 3 years. 87 तक, 87 से लेके 89 तक, 90 तक चला, 3 years. एंड यू हैव बीन ऑल अलोंग पार्ट ऑफ दैट. उसके बारे में बताइए कि क्या एज ए यंग, आई थिंक मस्ट बी लेफ्टिनेंट और सेकंड लेफ्टिनेंट? जी हाँ, जब हमने ज्वाइन किया था तो सेकंड लेफ्टिनेंट थे. हाँ, वहाँ का एक्सपीरियंस बताइए कि किस तरीके से लड़ाई आगे बढ़ी और क्या लेसन लर्नड, और मतलब कोई ऐसी इंसिडेंट एक्सीडेंट जो आपने एक्सपीरियंस किए. तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि तकरीबन इट वाज 29th of July 1987. Yeah. Mr. Rajiv Gandhi, our Prime Minister, went to Sri Lanka. And by then we have got commission. We had got commission. So we went to Sri Lanka, and J.R. Jayawardene was the president of Sri Lanka. Yeah. और उस समय ऐसा एक माहौल था कि probably Sri Lanka would have torn from its seams because of the rise of LTT to a level. LTT is Liberation Tigers of Tamil Eelam, and they were looking for an independent country. So Sri Lanka required help from India. Okay. बैकग्राउंड इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम क्यों आ गए. ओके. है ना. तो वहाँ पे 29 जुलाई 1987 को इंडो श्रीलंकन एकॉर्ड साइन हुआ दोनों देश के हेड्स ऑफ स्टेट पे. और उसमें एक क्लॉज था, बेसिकली द एम वाज कि जो पीस इन श्रीलंका वाज द एम. उसमें पीस वाज फॉर सिन्हाला एरियाज ऑल्सो एंड तमिल एरियाज ऑल्सो. तमिल एरिया में 2 प्रोविंसेस थे, एक नॉर्दर्न प्रोविंस और एक ईस्टर्न प्रोविंस था. ये अलग अलग प्रोविंस थे. तो तमिल्स की डिमांड थी इन दोनों प्रोविंस बिकॉज दे आर तमिल डोमिनेटेड, सो दे शुड बी कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म वन प्रोविंस. तो ये डिमांड जो थी
तमिल्स की, उसके लिए अकॉर्ड में एक क्लॉज बना कि एक रेफरेंडम होगा अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ सम पीपल फ्रॉम इंडिया एंड दिस थिंग, एंड रेफरेंडम के हिसाब से डिसाइड होगा कि ये यूनिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। दूसरा क्लॉज था कि जो श्रीलंकन पुलिस थी या श्रीलंकन आर्मी थी, दे विल गो बैक टू द बैरिक्स वंस द हैंडिंग ओवर ऑफ आर्म्स, सरेंडरिंग ऑफ आर्म्स विल टेक प्लेस by the LTT and the armed militants. तो उसके लिए it was decided and there was a clause कि there will be a peacekeeping force that will be sent from India and they will take the arms. And उस पे ये संधि का पार्ट था। और जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये था कि उसके बाद अगर demand of an independent Elam is still there, then a consideration may be made. It was not a this thing जिसके लिए जो LTT चाहती थी an independent this thing. Otherwise, it was not independent. It was just that self-administered territory होनी चाहिए। तो ये तीन क्लॉज जो मेन मुद्दा इस लड़ाई का था, उसके बेसिस पे भारतीय सेना सेम डे 29 जुलाई को सदर्न कमांड की रवाना हो गई एंड इट केम टू जाफना, दैट इज पलाली एयरफील्ड। 4 फॉर्मेशन गई थी शुरुआत में सिर्फ एक, दैट्स द थिंग। और कार्रवाई शुरू हुई हैंडिंग ओवर ऑफ आर्म्स की। जब कार्रवाई हैंडिंग ओवर ऑफ आर्म्स की शुरू हुई तो उसी समय कुछ LTT के का काडर जो था अबाउट 21 पीपल, वो श्रीलंकन आर्मी के अंडर था, मतलब उन्होंने उनको पकड़ा हुआ था, पहले से पकड़ा हुआ था। उन्होंने क्या कहते हैं इन कैप्टिविटी साइनाइड खा लिया, क्योंकि दैट वाज द मोडस ऑपरेंडी, बिकॉज दे वर नॉट सेटिस्फाइड कि हमें आपने अभी तक श्रीलंकन आर्मी के साथ में क्यों रखा हुआ है। अच्छा, सो दैट कॉज्ड अ लैक ऑफ ट्रस्ट between the LTT and Indian peacekeeping forces। और उस समय बट उन्होंने जो साइनाइड खाया, they were not happy with their own people? they were no देखिए ऐसा है, भारत और तमिल्स के साथ में बहुत ही एक कनेक्ट है एथनिसिटी का। वी हैव तमिल्स इन तमिलनाडु, वी हैव तमिल्स इन जाफना, दैट इज द थिंग। तो उन्होंने ये सोचा कि मतलब ये पूरा जो अकॉर्ड साइन हुआ था, तो ये अकॉर्ड इसलिए साइन हुआ था कि उनको लगा कि श्रीलंकन आर्मी अब बैरिक्स में चली जाएगी और हमारे अब हमें इंडियन आर्मी जो है सरेंडर कराएगी वेपन्स, जिसमें इट विल बी टू आवर टर्म्स। लेकिन ये लोग जो थे, ये 21 लोग, इनको लगा कि अब ये हमें श्रीलंकन आर्मी मार देगी। अच्छा, तो जब ये हुआ तो उन्होंने साइनाइड खा लिया, पहले से ही वो खुद खा लिया। जैसे ही साइनाइड खाया और पता लगा श्रीलंका को, मतलब LTT को पता लगा, तो LTT ने ये डिसाइड कर लिया कि नाउ वी हैव टू फाइट आवर ओन बैटल। एक बहुत ही फेमस स्पीच जाफना में प्रभाकरन ने दी और ये डिसाइड हो गया कि नाउ वी विल फाइट हुसएवर कम्स इन बिटवीन द तमिल ईलम एंड अस। और उसमें बीच में खड़ी थी इंडियन आर्मी। तो हम एज अ पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे गए, बट वी हैड टू देन फाइट बिकॉज we had to honor this entire accord, absolutely, which was peace in the island. Otherwise Sri Lanka would have gone back to the same situation before 29th of July 1987. So we had to honor that. So Indian Army, to honor the national aim, became the peace enforcers, and that is how Operation Pavan was launched. The first step of Operation Pavan was to capture the Jaffna city, because Jaffna city was still not in your this thing. So the army moved towards Jaffna in 3 different axes. The entire axis were heavily mined with improvised explosive devices. Jerry cans with explosives were buried. Even our tanks and BMPs, that are infantry combat vehicles, went,
and they were blown. Even today, if you go, there's a very prominent junction called Urampurai, where people will say कि यहाँ पे तो tanks were all around. That is the thing. So we had all of a sudden, from a conventional Indian army, we faced a very intense asymmetric warfare there. So एक चीज बताओ, if I am not wrong, there was a team of paratrooper who dropped there and they were all become a casualty. What was that situation? No, actually I would correct you on that. Basically वहाँ पे एक इन्फेंट्री की प्लेटून और एक a troop of paratroopers had not dropped. They landed in the in the Jaffna what they call university ground, which was identified to basically give support to a battalion which is already there in the Dutch fort. Okay. Link up नहीं हुआ था तब तक. और वहाँ पे जो casualties हुई हैं, because the entire area was LTT was covered with LTT, absolute effective fire. तो उसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हमारी भारतीय सेना की. और बट इस पूरे उसको ब्रेक करने के लिए, लिंकअप करने के लिए एक देयर वाज अ वेरी फेमस पर्सन who decided to move the tanks from the railway line, and the railway line was not mined. Okay. And he led that entire operation into the this thing to link up, and that's how the link up took place. And he went through the railway line. Through the railway line, the tanks went on the railway line, and that was the area which was not mined. Okay. And that's how one reached the Dutch fort and linked Tanks were not damaged on the railway line. There is enough space left and right. Okay. So that was the access. That was the. I mean, when I say railway line, it doesn't mean moving on the railway line. That was the along the railway line. Along the railway line, and that's how success. I mean, Jaffna was liberated, and when Jaffna was liberated, before the army could enter, the LTT took a decision to move to the jungles of Wavunia, Vanni. तब तक भारतीय सेना ववुनिया में नहीं आई थी. तो आप कहाँ इन्वॉल्व रहे ऑपरेशन में? तो आई जॉइंड द ऑपरेशन व्हेन द आई मीन आई वुड से द फोर्सेस वर मूविंग टू ववुनिया. ओके. एंड दैट इज द टाइम व्हेन द बैटल ऑफ द फॉरेस्ट स्टार्टेड. So you directly got inducted into the. So 2 years I was involved there. Okay. The battle of the forest. तो उसमें जिसे कहते हैं फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया तो खत्म हो गया. अब नाउ इट वाज जंगल प्योर एंड सिंपल जंगल वॉरफेयर, वेयर आर द इंस्टिंक्ट्स ऑफ LTT worked very well, and we learned how their instincts worked. So we started being one up against them. So we achieved a major success in the jungles. So वो कुछ बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो which you innovated और LTT को ओवरकम करने के लिए what all innovations you did? देखिए हमारे सिखलाई के तौर पे हर वेपन की एक कैपेबिलिटी होती है. तो अगर आपकी वेपन की कैपेबिलिटी 10 है तो LTT क्रिएटेड द 11th and 12th कैपेबिलिटी. कैसे? आपके AK-47 में 30 राउंड होते हैं, तो उन्होंने 31st राउंड चेम्बर में डाल दिया. पहले से सो इट बिकेम 31st राउंड. फिर आपके पास एक मैगजीन होती है 30 राउंड की, बाकी मैगजीन आपके पाउचेस में होती है. उन्होंने दूसरी मैगजीन को स्ट्रैप अप कर दिया नॉर्मल साइकिल के टायर से. अच्छा. जस्ट नॉर्मल इलास्टिक से. तो आपने एक मैगजीन चढ़ाई, जब मैगजीन खत्म हो गई, मैगजीन को उल्टा किया, दूसरी मैगजीन तैयार, 30 राउंड और. दैट इज हाउ दे क्रिएटेड फायर पावर. मींस एक मैगजीन लगी हुई है और उसके साथ में दूसरी मैगजीन उल्टी करके जिससे कि आपने वो निकाली, आपने मैगजीन निकाली और दूसरी मैगजीन चढ़ा, उसी पे चढ़ा. ओके. सो यू डिडंट हैव टू गो टू द पाउच. So they have to strap it through the tape or something? Normal tape, half of them did it with जो साइकिल के जो रबर होता है, उसको जला के उसपे कर दिया.
That is how and we learnt it from them. Not only this, while we were moving for various patrollings and ambushes we were establishing, the LTT could smell us. Okay. So एक भारतीय सेना का जवान सरसों का तेल इस्तेमाल करता है और मतलब बेसिक हमारी जो एक स्मेल थी, Yes. तो वो स्मेल से वो पहचान जाता था कि यहाँ पे एम्बुश भारतीय सेना का है। फिर हमने जब ये पता लगाया, जब लोगों को पकड़ा, एलटीटी के लोगों को पकड़ा कि भाई तुम्हें कैसे पता चलता है कि भारतीय सेना यहाँ पे है, तो उन्होंने बताया कि हमें कि हम तो वी यूज फिश ऑयल, कोकोनट ऑयल, यू यूज दिस, तो हमें दूर से पता चल जाता है। तो हमने फिश ऑयल और वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कोकोनट ऑयल। यही नहीं, अपने खाने का पैटर्न चेंज कर दिया, अपना बायोलॉजिकल क्लॉक, क्योंकि अगर हमें रात में एम्बुश में बैठना है 4 दिन के लिए, तो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक अलग होना चाहिए। तो वन सेट ऑफ पीपल विल हैव अ बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ स्टेइंग अवेक फॉर द नाइट, वन सेट ऑफ पीपल स्टेइंग अवेक इन द डे, उस तरीके से करके, सो दैट 24 आवर्स के साइकिल में लोग एम्बुश में बैठें। कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट, सबसे बड़ी चीज़, हथियारों को उस वेजिटेशन जो है उस इलाके का, उसके हिसाब से ढलना। अब एकेडमी ने हमें सब सिखाया है कि व्हाई आर थिंग्स सीन, शेप, शाइन, शैडो, सिलट, वो सारा सिखाया, बट उसको एग्जीक्यूट करना एलटीटी ने सिखाया हमें। तो हमने उसी टाइप के वेजिटेशन, कोई भी अगर नुकीली चीज़ है जो दूर से दिखती है तो उसको क्या कहते हैं, उससे किसी कपड़े से कवर करना, डार्क कपड़े से। तो ये सारी चीज़ें हमें एलटीटी ने सिखाई, और ये एक बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग ग्राउंड हमारे लिए रहा। एंड इन दिस वे वी वर एबल टू बी वन अप अगेंस्ट द एलटीटी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। मैं आई वॉज ऑन अ पेट्रोलिंग इन द जंगल, सी, कोस्टल एरिया था। तो अभी भी मुझे याद है, मेरे एक टीम लीडर थे, उन्होंने बोला कि डोंट गेट क्लोजर देन 150 to 200 meters from the coast line. अच्छा। Now there was a reason for that कि अगर कोस्ट लाइन पे कोई मिलिटेंट है तो वो स्मॉल आर्म्स रेंज पे आपको फायर करेगा एंड he'll kill you. Aimed fire 200 meters ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। एंड फिर there is a curvature of the earth that comes in. And they used to remain in the water. And they were looking for you, because हमारी coastal patrolling चलती थी, shallow waters. That is the thing. तो actually it has happened that, and the seas are very rough. Bay of Bengal is very rough on the other side, this thing. But मैंने ये चीज़ को ध्यान में रखा, और हमारे जो टीम लीडर थे उनकी बात ध्यान में रखी। They fired at us, but it was to no effect. अच्छा, they fired. हाँ, they fired at us. और उसी के 4 दिन बाद, कौन थे टीम लीडर? एक थे टीम लीडर, अभी he is no more. अच्छा, ओके। एंड तो उसी के 4 दिन बाद एक और बटालियन ने की पेट्रोलिंग हुई। They came closer, 2 officers died. So what I mean to say is, there are things we have absolute basic चीज़ें जो हैं हमने सीखी, जो बिल्कुल मंडन चीज़ें हैं, जो सूज का भी कुछ इम्प्रोवाइजेशन। जी हाँ, हमारे फौज के जंगल शू होते थे, उस ज़माने में सिर्फ जंगल शू ही चलते थे। उसी में हम लोग पेट्रोलिंग सब कुछ करते थे। तो हमारे जंगल शू के जो पग मार्क्स थे वो बड़े टिपिकल पग मार्क्स थे, जिससे उनको दूर से पता चल जाता था कि ये इंडियन आर्मी यहाँ से निकली, तो वहाँ नहीं आते थे। तो उसके बाद हमने क्या किया कि चेन्नई से नॉर्मल पीटी शूज़ मंगवाना शुरू किया। अच्छा। हाँ, चेन्नई वेट कैंटीन वाले को बोला कि वो लोग वही पहनते होंगे। हाँ, कि भाई वहाँ से भेजो। तो वो आ गए और वही पहने हमने। तो नाउ दे वर नॉट एबल टू मेक आउट कि ये रिलीजियस के जूते हैं या हमारे हैं। अच्छा, उसमें भी एक चीज़ रही कि नंबर ऑफ शूज़, नंबर ऑफ मार्क्स, कि अगर मान लो 40-50 मार्क्स दिख गए तो यार ये अब एक लंबा दस्ता निकला है। तो हमने एक लंबा सा हम क्लॉथ रखते थे, अगर कोई रोड क्रॉस करनी है, ट्रैक क्रॉस करना है, तो द फर्स्ट पर्सन यूज्ड टू गो एंड पुट दी दैट क्लॉथ, एक पतला सा जैसे इन्फेंट्री सेफ लेन होती है उस तरीके से, वो क्रॉस किया एंड देन रोल इट बैक एंड पुट इट इन योर हैवरसैक, तो जिससे कि निशान खत्म ही हो जाए। दैट इज द थिंग। तो इससे
काफ़ी सक्सेसेस जो हमारी यूनिट में हमें मिली और भारतीय सेना को मिली उसके बाद नंबर ऑफ थिंग्स कम्युनिकेशन में वी लर्न अ लॉट। वो हिंदी में बोलते थे हम तो क्या कहते हैं हमारे ANPRC सेट्स होते थे उस ज़माने में, यही सेट्स थे। तो दे वुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड दे वुड एंटिसिपेट आवर मूवमेंट। तो उसके बाद हमने अपने रेडियो सेट्स पे को हमने 2 फ्रीक्वेंसी पे रखे, एक पे हम ट्रांसमिट करेंगे, एक पे रिसीव करेंगे। तो वी बीट दैट सिस्टम बाय जस्ट कि मान लीजिए एक पे एक फ्रीक्वेंसी रखी है, दूसरे पे दूसरी फ्रीक्वेंसी रखी, तो एक पे हम ट्रांसमिट करते थे, वहाँ पे रिसीव हो गया, दूसरे पे वो वहाँ से ट्रांसमिट करे और हमें रिसीव हो गया। तो वी कुड बीट देम इन देयर गेम। So they could not listen the entire conversation. फिर हमने वर्नाकुलर शुरू कर दिया। मेरे पास कुछ क्या कहते हैं कुछ बंगालीज थे, तो हमने बोला कि अच्छा बात जो होगी तो बंगाली में ही होगी। वो नहीं समझ पाए कि क्या बोला है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई की। वी यूज्ड आवर ओन तमिल सोल्जर्स। हमें मद्रास रेजिमेंट से कुछ सोल्जर्स मिलते थे इंटरप्रिटेशन के लिए, तो उनको हम बैठा देते थे रेडियो सेट के ऊपर, जो हमारे पास उनकी बात सुनने के लिए, और फिर उनको डिसाइफर करते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लेटर ऑन हमने कश्मीर में इस्तेमाल की है और हर जगह इस्तेमाल की है, लेकिन सीखा हमने वहाँ पे उनसे। तो नर्सरी ऑफ गुरिल्ला वारफेयर। जी हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और इसमें सिर्फ यही नहीं, वी लर्न टू डू एरियल सर्विलेंस, हवाई जहाज से सर्विलेंस हम जाते थे। और जो हवाई जहाज था, बिकॉज जो दिस कर्वेचर ऑफ अर्थ एंड देयर आर ऑब्स्ट्रक्शंस ऑन द रोड, दिस थिंग। सो जो हम पायलट्स थे हमारे अपने आर्मी एविएशन के, उनको बोलते थे कि आप बिल्कुल नैप ऑफ द अर्थ फ्लाई करो, जस्ट अबव। ठीक है। तो नैप ऑफ द अर्थ में क्या होता है कि ना आपकी आवाज़ सुनाई देती है और ना विजुअली आपको दिखता है हवाई जहाज। तो बिल्कुल लास्ट अगर हम कहीं इंडक्ट हो रहे थे, बिल्कुल नैप ऑफ द अर्थ, अगले 20 किलोमीटर नैप ऑफ द अर्थ चलते हैं। तो वी वर नॉट डिटेक्टेड। सो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाके हमने सीखी। पहले हमारे टैक्टिक्स में नहीं थी, बाद में सीखी हार्ड वे। हाँ, दैट इज़ दी। तो यस, लाइक जब कमीशन होते हैं तो बड़ा यंग हम लोग होते हैं। लाइक मैं जब इंडक्ट हुआ था बठिंडा में, तो मिलिटेंसी थी। जी हाँ। आप उधर श्रीलंका में गए थे। जी हाँ। तो एज ए यंग लैड दैट टाइम, आप तो बिल्कुल ही मतलब रॉ थे। किस तरीके से आपको तो सबसे ज़्यादा फिर टास्क मिलते होंगे डेयरिंग वाले जो है? आई हैड वेरी गुड सीनियर्स हु गाइडेड मी वेरी वेल एक्चुअली। तो शुरू में यू वर्कड एज अ स्काउट, you worked as a trailblazer behind a party to learn the basics, जो हमारे जवान हमारे साथी करते हैं। करेक्ट। वो we did that, and then we slowly and steadily graduated to becoming a squad leader, then becoming a team leader, a troop leader, then team leader, like that, So it was वो building block बनता चला गया और धीरे धीरे करके सीख गए, एंड देन 2-3 फायर फाइट्स हुई तो अपने आप कॉन्फिडेंस जवानों के बीच में भी आ गया। दैट्स दी। तो कभी फेस टू फेस LTT वाले से हुई मुलाकात? या मुलाकात तो नहीं, मतलब फायर फाइट हुई है। अच्छा, फायर फाइट हुई है। इनफैक्ट एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें हमारे एक वन ऑफ आवर ऑफिसर्स वाज अवॉर्डेड अ वीर चक्र। ओके। गॉट 5 bullets in his more than 5 bullets in his stomach. And you too were part of that? And I was part of it. And मतलब 2-3 जगहों पे एम्बुश लगाए थे, एक जगह पे वो थे, एक जगह पे हम थे। तो we went through the entire this thing, and of course he got injured. But the very good thing was that in that operation one person was caught who gave us a lot of information. He was caught alive. Got a lot of information on LTT, which was at that time the information was a major issue at that Always, time. I think in operations intelligence is the major thing. Because उससे फिर हमने इंटेरोगेट करके पता लगाया कि what is where. तो that is the thing. And since you operated in jungles, because the jungles of Sri Lanka are quite famous, wildlife?
Come across? Actually, we have come across pythons, अच्छा. huge pythons actually. Elephants, wild elephants. In fact, एक बार तो हमारी जो स्काउट था तो वो he faced head on, he faced a tusker and वो elephant, उसके हाथ से हथियार गिर गया. एलिफेंट ने उसके क्या कहते हैं अपने पंजे, अपने पैर से ट्रैम्पल कर दिया और हथियार ऑलमोस्ट ब्रोकन टू पीसेस. अच्छा. दैट इज द थिंग. वेपन को एब्सोल्युटली इट वाज लाइक दैट. And that was a major thing because tuskers can be sometimes they can be wild. And they can. बंदे को छोड़ दिया उसने. बंदे को छोड़ा क्योंकि finally some fires were some shots were fired. And that's how फिर वो चला गया. But he was there along with two more elephants behind. But वो उस वेपन को उसने ब्रेक कर दिया. हाँ, तोड़ दिया. It was वो कई सालों तक हमारे पास वो मतलब 2-3 साल वो वेपन रहा हमारे कोट में. फिर बाद में निकला, डिस्पोज ऑफ किया. तो दैट इज. एंड पाइथन्स आर हार्मलेस एक्चुअली. तो वो पड़ा हुआ है बट यू नो उस जमाने में देखिए मोबाइल तो थे नहीं कि फोटोग्राफ ले लें. यू नो बड़ी मुश्किल से कैमरा किसी यू नो एक कंपनी में कैमरा हुआ भी तो यू नो दैट वाज अ थिंग. के पास तो मेमोरी में है ये सब चीजें. देयर वाज अ इंसिडेंट इन व्हिच जंगल से गुजर रहे थे और मधुमक्खी का छत्ता बीच में आ गया. तो वी वर ऑल बिटन वेरी बैडली. वी हैड टू गेट इंजेक्शंस. यू नो that is the that becomes sometimes very fatal. it becomes absolutely fatal because आपके फेस पे या वाइटल ऑर्गन्स पे अगर हो जाए तो we had to face all that. Many people have lost life because of the stinging. That's right. And there was a lot of time we moved through lakes and lagoons. वहाँ पे जो lagoons हैं next to the what you call coastline, there are a lot of lagoons there. तो उसके थ्रू हम काफ़ी मूवमेंट करते थे क्योंकि लगून से मूवमेंट में आपके फुटप्रिंट्स नहीं दिखते हैं. यू मूविंग थ्रू द वाटर, एक जगह से गए दूसरी जगह पहुंच गए, आपने एम्बुश लगाया. तो उससे भी काफ़ी वी गॉट लॉट ऑफ surprise because factor. your footsteps are erased because of the water. That's the this thing. That is part of tactics basically. That's right, absolutely. तो ये सब रहा और पूरे 2 साल in fact I had a fortune of for about 4 months I looked after the protection of the High Commission in Colombo. Okay. I was moved overnight. There was some threat by the LTT onto the High Commission of Embassy of India. So that is the High Commission Colombo. Okay. So I think Mr. Dixit was Mr. J.N. Dixit was the High Commissioner. I had a fortune of meeting him. I know. And brilliant guy. Though there was a bit of a issue with respect to the security of that place. So my troop looked after that security for some time. Okay. That was the out there. We made their SOPs so I stayed for about 4 months there.